जय हिंद। ब्रिक्स 2025 आपको मालूम है कि 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरो ब्राजील में इसका 17th समिट होने जा रहा है। तो हम जानेंगे कि ब्रिक्स है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, कितना सफल रहा और आने वाले दिनों में इसकी उपयोगिता कितनी सार्थक सिद्ध होगी। आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 1991 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बीच शीत युद्ध चल रहा था। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर। तो वर्ल्ड जो है उसमें ये जो बाइपोलर शक्तियां थी, इन्हीं के बीच बटा हुआ था दो खेमे में। तो 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, बहुत सारा देश उससे टूटकर बना। उसके बाद अमेरिका का डोमिनेंस चला। अमेरिका अब उसको कहते हैं यूनिपोलर। एक ही शक्ति रह गई, अमेरिका, और उनका ही डोमिनेंस पूरे विश्व पर था। आपका यूनाइटेड नेशंस हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, तो वो जो है अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हीं के हित को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो इसको देखते हुए ज़रूरत महसूस हुई कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो हैं, उनके हितों को देखते हुए ब्रिक्स की आवश्यकता महसूस हुई। ब्रिक के बारे में सबसे पहले एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, जिम ओ नील। जिम ओ नील का ये मानना था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इनकी अर्थव्यवस्था 2050 तक जो है वो वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्वाइन किया गया था जिम ओ नील साहब के द्वारा। तो उसमें कंट्री ये ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं यूएन जनरल असेंबली में 2006 में इनफॉर्मल रूप से इनकी मीटिंग हुई थी और यह तय हुआ था कि डेवलपिंग नेशंस का एक समूह जो है ये ब्रिक बनाया जाए, यह तय हुआ था। तो ब्रिक सबसे पहला समिट जो ब्रिक है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना का, इसको लेकर के इसकी पहली जो समिट है, इसकी पहली बैठक जो है द फर्स्ट ब्रिक समिट, ये जो शुरुआती दौर में इनको ब्रिक कहा जाता था, तो ये जो है ये रशिया में और येकातेरिनबर्ग में जो है 2009 में ये जो है फर्स्ट समिट ब्रिक का हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका उसमें इसको ज्वाइन नहीं किया था ब्रिक्स को। तो इसीलिए ये ब्रिक था विदाउट साउथ अफ्रीका, और ये रशिया में 2009 में ये समिट, फर्स्ट समिट ब्रिक का हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सदस्य देश हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड से मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1991 के पहले बाइपोलर व्यवस्था थी, बाद में यूनिपोलर केवल
अमेरिका रह गया, यूएसए, और बाद में लगा कि सबकी भागीदारी हो, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो है एक विजन था ब्रिक्स कंट्रीज का कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए और सदस्य देशों के बीच पीस एंड सिक्योरिटी और जो ग्लोबल गवर्नेंस है, ग्लोबल गवर्नेंस में जो है जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके भी हितों का ख्याल रखा जाए और जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनमें भी जो है बेटर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, जो नहीं मिल रहा था ग्लोबल साउथ कंट्रीज को, तो कैसे मिले, इसके लिए जो है ये ऑब्जेक्टिव था कि ये सारी चीजें जो है ये ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव था। साउथ अफ्रीका जो है 2010 में जो है ब्रिक्स में शामिल हुआ और ये 5वां सदस्य बना, और जब पहले जो नाम था ब्रिक वो ब्रिक्स हो गया, और इसीलिए पहले BRIC और बाद में S, साउथ अफ्रीका, पहले ये ब्राजील, ये रशिया, इंडिया, चाइना और उसके बाद साउथ अफ्रीका, तो फिर इसका नाम ये ब्रिक्स हुआ। थर्ड ब्रिक्स समिट सान्या चाइना में हुआ था 2011 में, और साउथ अफ्रीका पहली बार जो है इसके सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हुई थी। ब्रिक्स बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि इसके जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हम लोग देख रहे थे, तो उसमें एनडीबी की स्थापना हुई, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिनको कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के भी नाम से जाना जाता है, ये 2014 में जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में था। निश्चित तौर पर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उसमें सबसे डोमिनेंट कंट्री चाइना है, और आप देख सकते हैं कि शंघाई चाइना में ही जो है एनडीबी का जो है हेडक्वार्टर स्थित है। एनडीबी का एम क्या था? एनडीबी का एम यह था कि फाइनेंस करना, किसको फाइनेंस करना, उसका जो है वो जो ढांचागत और सतत जो है विकास प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज कंट्रीज में जो ब्रिक्स के हैं, उनको फाइनेंस करना। एक तो पहले फंड की व्यवस्था करना है, और दूसरा जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज जो डेवलपिंग नेशंस हैं और कंट्रीज को, उनके लिए जो है फाइनेंस की सुविधा मुहैया कराना था। और एनडीबी को यह माना गया था कि जो ट्रेडिशनल हम लोगों का पहले इंस्टीट्यूशंस थे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे वर्ल्ड बैंक था और आईएमएफ, तो ये लोग उतना डेवलपिंग नेशंस के लिए काम कर नहीं रहे थे, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए उतना काम ये कर नहीं रहे थे, और ये केवल जो है यूएसए और उसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनके लिए ये ज़्यादा उनके हितों की जो है रक्षा करते हैं। तो एनडीबी जो है इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज कंट्रीज हैं उनके लिए जो है फंड की व्यवस्था करना है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग की व्यवस्था करना था। और इनके जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट एक इंडियन थे जिनका नाम केवी कामत। अब देखिए, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और जो यूनाइटेड अरब अमीराट्स हैं, उन्होंने भी ब्रिक्स को जो है 2024 में ज्वाइन किया, और इंडोनेशिया जनवरी में जो है 2025 में इन्होंने भी ज्वाइन किया।
तो पहले सबसे पहले जो 4 कंट्रीज थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका ने उनको ज्वाइन किया 5। आप यहाँ देखेंगे 4 कंट्री, 9 और इंडोनेशिया। तो अब जो है टोटल जो है इनके मेंबर कंट्रीज की संख्या कुल 10 हो गई है। इसके अलावा और भी इसके जो है पार्टनर कंट्रीज और हैं, जैसे सऊदी अरबिया। फॉर्मली इन्होंने अभी जो है ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया है। देखिए रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रोजेक्टेड है कि जो ब्रिक्स प्लस नेशंस हैं, इनके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा 46%, 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 41% जो है ग्लोबल जीडीपी का। तो इस बात से इसकी महत्ता आप समझ सकते हैं कि इसकी महत्ता, अगर ये सफल रहा ब्रिक्स, तो इसके महत्व को समझा जा सकता है। ये जो ब्राजील समिट हो रहा है, ब्राजील समिट 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरो ब्राजील में, तो उसमें वही है, उसका थीम वही है, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच में जो है कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए और सस्टेनेबल गवर्नेंस की बात है। एजेंडा क्या क्या है, लाइक फिनेंशियल रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, पीस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस। ये जितने सारे मुद्दे हैं आप इनमें देखेंगे तो फिनेंशियल रिफॉर्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिक्स देश जो हैं ये चाह रहे हैं कि यूएस डॉलर पर जो है इनका डिपेंडेंस कम हो। कम कैसे होगा, तो कम होगा कि कोई अल्टरनेट करेंसी बनाने के लिए। आप बीच में सुने होंगे डी डॉलराइजेशन की बात चल रही थी, और ट्रंप साहब जो है बोल भी रहे थे कि अगर आपने ऐसा किया, कुछ सोचा भी ब्रिक्स कंट्रीज को, समझिए वो एक धमकी ही है, तो फिर हम इतना टैरिफ लगा देंगे, इतना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह तरह की धमकी दी जा रही है। तो एक अल्टरनेटिव करेंसी के बारे में जो है ब्रिक्स कंट्रीज सोच रहा है, ताकि डॉलर पर जो है इनका डिपेंडेंस कम हो। हालांकि यह कब तक हो पाएगा, अभी यह अधर में है, अभी धरातल पर नहीं आया है। चैलेंजेस क्या क्या हैं ब्रिक्स कंट्रीज के लिए? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो भी सदस्य देश हैं ब्रिक्स का, इसमें आपको मालूम है कि चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत सारे और जो कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज हैं, जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। कुछ जो है इसमें से चीन, और अगर आप रसिया को लें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी है उनमें, और इंडिया अभी डेवलप कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात है तो आप देखेंगे कि ब्रिक्स नेशन के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी है, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आप देखे होंगे रशिया यूक्रेन वार हुआ, उसमें भी ब्रिक्स देशों का जो है उसमें कंसेंसस है नहीं, सदस्य देशों के बीच में मतभेद है कि क्या करना है। डोमिनेंस ऑफ सर्टेन मेंबर्स, किनका डोमिनेंस हो सकता है ब्रिक्स में, तो निश्चित तौर पर जो है चाइना का जो है डोमिनेंस है, तो वो अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। कंसेंसस ऑन की ग्लोबल इश्यूज, जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उसमें आप देखेंगे कि इन लोगों का जो है एक राय जो है ब्रिक्स नेशंस का नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप रशिया यूक्रेन वार को ही देख लें, तो उसको लेकर सदस्य देशों के बीच मतभेद है। नीड फॉर ए ब्रिक्स करेंसी, अगर डॉलर पर डिपेंडेंट
डिपेंडेंट नहीं रहना है तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बनाने की बात है, लेकिन ये अभी तक धरातल पर नहीं आया है। आगे आपको पता है 6-7 जुलाई को ब्राजील में 17वां समिट हो रहा है। उसमें 2 खबरें अभी आ रही हैं कि चाइना और रसिया के प्रेसिडेंट इसमें भाग नहीं ले रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भाग इसमें ले रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अगर चाइना और रसिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है और भारत से प्रधानमंत्री जी गए हैं, तो ब्रिक्स समिट जो है ये एक अवसर के रूप में हम लोग को देखना है कि एक अवसर है, इसको हम लोग कैसे बेहतरी के लिए कर सकते हैं। और आगे 2026 में जो है इसकी अध्यक्षता जो ब्रिक्स समिट होगी वो भारत के पास है। भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 2026 में। तो लेट अस होप कि ब्रिक्स आने वाले दिन में जो है बढ़िया करेगा और जो इनका उद्देश्य है कि साउथ ग्लोबल नेशंस के लिए कि कुछ बढ़िया कर पाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो संभव हो पाएगा। थैंक्स।